मोदी सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान के बावजूद एमएसपी पर कानून और मुआवजे को लेकर गतिरोध बरकरार है। वहीं दूसरी ओर संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। लेकिन देखा जाए तो देश में महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरेगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है सर, 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। देखा जाए तो देश में समस्याओं की बाढ़ लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष इस बार केंद्र सरकार को घेर सकती है संसद में? 3 मुद्दे सबसे ज़्यादा इस वक्त रेलेवेंट हैं। महंगाई जो सर से ऊपर चली गई, बेरोज़गारी और किसानों का आंदोलन एमएसपी को लेकर। इन तीनों के ऊपर सरकार को जवाबदेही करनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई एक जीवन के लिए ख़तरा बनती जा रही है। और क्या सरकार का क्या इसमें रवैया है और क्या होना चाहिए, इन सब बातों के ऊपर बहस होने की आवश्यकता है। अगर देखा जाए तो तीनों कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री खुद सामने आए और उन्होंने किसानों से माफी भी मांगी और फिर ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया जाएगा। अब किसानों की नई डिमांड आ गई है, वो एमएसपी को लेकर मांग कर रहे हैं कानून बनाने को, और इसके अलावा आंदोलन के दौरान तकरीबन 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, उनके मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। इस पर आप कैसे देखते हैं कि आपको नहीं लगता है कि किसान अब रोज अपनी जो मांग है वो बदल रहे हैं? मैं थोड़ा हैरान हूँ कि आपके दिल में उनके लिए कोई दर्द नहीं। आप ये देखिए, गांधी जी ने बहुत सत्याग्रह किए, कोई भी सत्याग्रह 1 साल तक नहीं चला। यहाँ पे सत्याग्रह ऐसा जिसमें शांति बनाए रखी, कोई फालतू बात नहीं की, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं होने दिया और बाकायदा डिसिप्लिन के साथ वो रहे। मैं समझता हूँ कि इस ऐसा आंदोलन चला। और दूसरा, माफ़ कीजिए, एमएसपी नई डिमांड नहीं है, एमएसपी शुरू से डिमांड है और एमएसपी ही एक कारण है जिसकी वजह से ये काले कानून वापस लिए गए। तो अगर एमएसपी नहीं आती तो किसान के सामने अंधेरा है, मौत है। इंसान हैं, किस तरह से बेरहमी से 40, 42, 43 सेल्सियस के गर्मी में वो वहीं हैं। 3 डिग्री टेम्परेचर जब सेल्सियस हो जाए तो सर्दी में वो वहीं हैं। कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई 80 का है, और फिर हम कहते हैं ये किसान ही नहीं। ये कैसे कोई साबित करेगा? किसान नहीं तो वो यहाँ पे खुदकशी करने तो आए नहीं। तो इसलिए थोड़ी हमदर्दी की आवश्यकता है, आपके दिल में भी, प्रधानमंत्री के दिल में भी। क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार यही कह रही है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से कौन सी चीज़ प्रेरित नहीं है? राजनीति से तो सभी लोग प्रेरित हैं। जो लोग जा रहे हैं तृणमूल की तरफ, वो राजनीति की वजह से जा रहे हैं। वो इसी वजह से जा रहे हैं कि उनको राज्यसभा की टिकट बाकायदा 1 मिनट में मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई वो काबिल नहीं है, वो सूटेबल नहीं है। ये तो हर एक का अपना अपना अंदाज है। अगर वर्तमान की बात करें तो देश में केंद्र सरकार जिस तरीके से पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, छोटे मझोले उद्योग करते हैं, काम करते हैं, उनके रोजगार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और जो राहुल जी ने पहले कहा सूट बूट की सरकार, वो सिद्ध हो रहा है।
अपने आप सिद्ध होता जा रहा है कि ये सूट बूट की सरकार है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, सिर्फ उनके उनका प्रॉफिट वो कम ना हो जाए, उनके लिए सारा काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार संवेदनहीन हो गई है? उनको गरीबों की आवाज, गरीबों की परेशानी सुनाई दिखाई नहीं दे रही है? अब देखिए, आपने तो तस्वीरें देखी, जब सेकंड वेव के बाद लोग हज़ारों की तादाद में पैदल निकल पड़े, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घर का मालिक उनको रखने को तैयार नहीं, क्योंकि वो दीजिए, किराया दीजिए, किराया का पैसा नहीं है, क्योंकि नौकरी चली गई। यहाँ पे भी मरना है, उन्होंने कहा अपने गांव में कम से कम जाके दफनाया जाएगा। तो ये एक सच है कि जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो कुछ घंटे में ही वो लागू हो गया। किसी ने माइग्रेंट्स के बारे में सोचा ही नहीं। अगर सलाह ली होती ऑपोजिशन पार्टी से भी तो शायद ये नहीं होता। इतने हज़ारों की तादाद में शव मिले गंगा के किनारे, वो शायद ये सब कुछ नहीं होता। इन सब से भाग नहीं सकते हम। तो क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार से एक चूक हो गई है, जिस तरीके से अचानक लॉकडाउन लगाया था? नहीं, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गलत है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप सबकी सलाह लेते हैं, फिर तय करते हैं। यहाँ पे एक ही आदमी तय करता है, और किसी की भी ना अपनी पार्टी की सलाह लेते हैं ना किसी और की सलाह लेते हैं। ये शॉक एंड ऑ, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के। कुछ दिन पहले मणिशंकर अय्यर जी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 में हिंदुस्तान अमेरिका का गुलाम हो गया था। उनके इस बयान पर आपकी राय क्या है? मैं ये समझता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ रैली प्रधानमंत्री जी ने की वो सही नहीं था। किसी के साथ भी इंटरनल पॉलिटिक्स जो उनकी हैं, हम बाध्य नहीं हो सकते। हमने वो जो रेखा है वो क्रॉस कर ली, जो करेक्ट डिस्टेंस होता है, और फिर रिलेशनशिप जो सॉवरेन नेशंस का होना चाहिए, उसमें ये एक दरार आ गई। कुछ दिन पहले आपका एक बयान सामने आया था, जिसमें आपने कहा था कि ड्रग्स जिंदगी के दर्द को कम कर देता है, गुटखा और तंबाकू की तरह इस पर से प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। ये किस सोच के चलते आपने कहा था? सोच ये कि सर्जरीज, एक्सीडेंट विक्टिम्स को जैसे अस्पतालों में ट्रीट करना होता है, कैसे करते हैं? उनकी जो दर्द है, ये दीज आर सैंक्शन ड्रग्स। जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनसे ही ये बनती हैं दवाइयाँ। और ये क्लास 1 में जो आती हैं, जिनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है किसी भी अनहोनी घटना के बाद, तो इसी से ये जान बचाते भी हैं। कहीं एक्सीडेंट वाला को 5 मिनट भी अगर देरी से अस्पताल में लाया जाए तो जान चली जाती है। ये एक लाइफ सेविंग ड्रग्स का मेन कंटेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका जो सही प्रयोग है वो भी रद्द नहीं हो जाना चाहिए। इस बात के कि हमने रोकना है, हमने ये ड्रग्स जो हैं वो रोकने हैं। मगर ये बताइए कि तंबाकू से कितनी मौतें होती हैं? तंबाकू क्यों नहीं बैन होता? तंबाकू में कितनी ओरल कैंसर्स पाए जाते हैं? वो सिर्फ एक ड्रग्स NDPS
क्योंकि पता नहीं किसकी ज़िद से ये चल रहा है। बाकी देशों में जहाँ पे मेडिकल यूज़ ऑफ दिस ड्रग इज़ अलाउड, वहाँ पे ये बैन ख़त्म कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक बीमारी की तरह है। बीमारी का मतलब ये नहीं कि आपको जेल में भेज दिया जाए। बीमारी का मतलब ये है कि आपको ट्रीटमेंट कराया जाए, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में रखा जाए, वहाँ पे आपको समझाया जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ जेल की धमकी से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो आपके लिहाज से ड्रग्स पर किस तरह का नियम होना चाहिए? इसमें नियम तो यही, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाएं, मेडिकल, ये एक साइकोलॉजिकल या मेंटल ट्रीटमेंट चाहिए। उनको ये समझाया जाता है। बाकी देशों में भी ऐसा प्रावधान है जहाँ पे वो देखते हैं कि इनको किस तरह से वीन अवे करना है, तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए। आज की अगर बात करें तो दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण की। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फटकार लगा रही है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार को असर पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का असर पड़े या ना पड़े, जो नेचर की मार है वो तो हम खा ही रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और हम थर्मल प्लांट्स नहीं चला सकते। हमें आज ही सोचना है, कल के ऊपर नहीं छोड़ना। आज ही सोचना है कि किस तरह से पोल्यूशन रोकनी है, क्योंकि अब हवा में पोल्यूशन जो है उसको कौन रोकेगा? अगर हम इस बात को लाइटली लेते हैं तो ये सारी दुनिया तबाह हो सकती है। सिर्फ 10 या 15 साल की बात है। अगर हम अभी नहीं जागेंगे और इसका सल्यूशन नहीं निकालेंगे, और प्रधानमंत्री जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको दोषी नहीं ठहराते हैं। ये जो खिलवाड़ हुआ बाकी देशों में भी और भारत में भी, जो क्लाइमेट के साथ खिलवाड़ हुआ, वो अब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन के हमारे सामने है और हमें ख़तरा है। हज़ारों लाखों जानों का ख़तरा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें सर, तो पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी पे लगातार हमले कर रहे हैं। अब उन्होंने नया वादा भी कर दिया है पंजाब की जनता से, फ्री बिजली पानी तो देंगे ही, साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए हर महीने दिया जाएगा। इसे आप कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि महिलाओं के, पंजाब की महिलाओं के, ये एक बहुत हानिकारक बात है जो उन्होंने कही। ये उनकी इज़्ज़त के साथ नहीं मिलता। अब 1,000 रुपया की चीज़ होती है। जो मिनिमम वेज है दिल्ली में, मिनिमम वेज जो दिल्ली में है वो है 12,000 रुपया महीना, और ये कहते हैं कि 1,000 रुपया ले लीजिए। ये क्या मजाक है? ऐसा खिलवाड़ पंजाब की महिलाओं के साथ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दिल्ली में तो समस्याएं हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी पंजाब, कभी गोवा, कभी उत्तराखंड में दिखाई देते हैं। वो उत्तराखंड दिखाई देते हैं क्योंकि दिल्ली में वो सवालों का जवाब देना संभव नहीं समझते। तो आपको लगता है कि दिल्ली सरकार दिल्ली में फेल साबित हो रही है? मैं समझता हूँ कि फेल साबित हो रही है ये तो बाद में ही पता चलता है। जब फेल हो रही होती है तो उस वक़्त कोई ख़ास चिन्ह नज़र नहीं आते। जो राजनीति में बहुत माहिर हैं उनको नज़र आते हैं, मगर आम जनता को नज़र आते नहीं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, जहां पर भी कांग्रेस का जनाधार है वहां पर आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कब्जा जमाती जा रही है, चाहे पंजाब हो, उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली हो। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे रीजन क्या है? कब्जा कहाँ जब जमाया कब्जा उन्होंने?
कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कब्जा जमाती जा रही है, ये गलत है। वो भाग रहे हैं दिल्ली से दूसरी जगह पर, ताकि उनको जो जो झूठे वायदे दिल्ली में किए वो समझ ना लें कहीं कि भाई ये तो झूठे हैं, तो इसलिए बाहर जाते हैं अपनी छवि बनाने के लिए। मगर छवि लकीली बनी नहीं है, क्योंकि बुरी भी नहीं बनी, क्योंकि कहीं कहीं के इलेक्शन जीते नहीं हैं। इसके अलावा देखा जाए भारतीय जनता पार्टी बात सबसे बड़ी पार्टी देश में कोई है तो कांग्रेस है, लेकिन देश में समस्याएं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसान आंदोलन हो, तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। इसके बावजूद कांग्रेस कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा होगा? नहीं, बड़ा आंदोलन कैसे नहीं कर पाई? हर बात पे आंदोलन हुआ और उसका असर है। उसका सबूत ये है कि आप भी कह रही हैं कि बीजेपी के बाद एक ही नेशनल पार्टी है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वोट्स भी जितनी पड़ी हैं उसमें यही साबित होता है कि ये नंबर 2 हैं नेशन वाइड। तो ये कहना बाकी साइक्लिक है। जो एक बार सरकार बनाते हैं, कांग्रेस ने भी 10 साल सरकार चलाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी नाकामयाब हो गई। ये वोटर जो है हर एक पार्टी को टेस्ट करता है। अभी देखिए आगे क्या होगा। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा समीकरण बन रहा है जिससे बीजेपी की वापसी नहीं हो पाएगी? हो सकता है, लगता है ऐसे ही है कि इसमें काफ़ी बड़ा खतरा है बीजेपी के लिए। यूपी देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य है और कहा जाता है कि सेंटर का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को एक साथ करने की कोशिश कर रही है और कर भी रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कैसे देखते हैं आप उनके इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया, ये कि 50% महिलाओं के लिए सीटें रिज़र्व होनी चाहिए, और अगर ये असल में हो जाती हैं तो इनका काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर, क्योंकि महिलाओं की संख्या तकरीबन 50% ही है। और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है। जैसे जो अराजकता यूपी में फैली है उसके ऊपर बाकायदा कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, विक्टिम्स को सपोर्ट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई है, और लिंचिंग कम से कम कुछ रुकी है, कुछ कम हुई है, इसी वजह से कि कानून की नज़र में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हार्ड स्टैंड लिया है, उससे यूपी के पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काफ़ी अच्छा असर होगा। क्योंकि देखा जाए तो यूपी की सरकार लगातार कहती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो लगातार वो सवाल खड़े करती रहती हैं। तो क्या आपको लगता है कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है उतनी बेहतर नहीं है जितनी बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है? नहीं, बेहतर क्या है, लोगों के सामने है। इन बातों में तो कोई किसी का प्रोपेगेंडा नहीं है। जो असलियत में हो रहा है वो लोग देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो यूपी में बहुत सक्रिय हैं, मेहनत भी कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी मेहनत रंग लाएगी इस बार उत्तर प्रदेश में? ज़रूर लाएगी, ज़रूर लाएगी। अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस मिलेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अन्न गरीबों को दिया जाता था वो 30 नवंबर तक था, अब उसको बढ़ाकर 22 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए केंद्र सरकार ने ये मुफ्त राशन देने की योजना को बढ़ाया है? मगर फिर भी हम स्वागत करते हैं इसका। अच्छी बात है कि उन्होंने गरीबों को कुछ राहत दी। ममता बनर्जी दिल्ली आई, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के नेता कीर्ति आजाद टीएमसी में शामिल हो गए। हरियाणा से कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक तंवर भी
कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या आपको लगता है कि टीएमसी कमजोर कर रही है कांग्रेस को? ना, पवन वर्मा जी भी ज्वाइन कर गए। हाँ, पवन वर्मा भी बात गए। ये है कि यहाँ पे ये सवाल नहीं कि कौन ममता जी की आइडियोलॉजी से सहमत है या नहीं है। ममता जी की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, मगर वो वजह नहीं है कि लोग वहाँ जा रहे हैं। वजह ये है कि उनको राज्यसभा की टिकट दिखाई दे रही है, वो लेने के लिए जा रहे हैं। ये सभी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। अगर मोदी सरकार के कामकाज की बात करें तो आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट्री रूल के सभी कन्वेंशंस का डिसोबे कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। और इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ गवर्नेंस बाय डिबेट। यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होती, ना लोगों के साथ कुछ चर्चा होती है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ना पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी में जो हो सकता है कि जो भी गलतियां हैं वो ठीक हो जाएं, वो भी नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुश्किल ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है, ये वन मैन रूल लगता है। यदि आपसे जानना चाहूं कि आप मोदी सरकार को कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो क्या होगा? कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग दिक्कत है। अगर कलेक्टिव नहीं होगी तो लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, जब पहुंचेगी तो देर हो चुकी होगी। फिर उनके पास एक एजिटेशन करने के बजाय और कोई चारा नहीं हो रहता। इसलिए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया। संसद सत्र के दौरान वापस भी हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि अब किसानों को घर वापसी करना चाहिए? एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है। एमएसपी के बिना वो नहीं जाएंगे, क्योंकि एज इट इज़ उनको बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती है अपनी प्रोड्यूस बेचने के लिए। और अगर आप एमएसपी भी नहीं देंगे, अगर देंगे तो उसमें प्रावधान करिए कानून में, क्योंकि अगर प्रावधान नहीं है तो कल को पॉलिसी वापस ली जा सकती है। कितनी बार आंदोलन करेंगे? तो इसीलिए आंदोलन चलता है कि कम से कम कोई लीगल गारंटी हो जाए एमएसपी की। मुश्किल नहीं होना चाहिए, मेरे विचार में ये हो सकता है। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।